हेलो एवरीवन, तर कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जो एक लैपटॉप ख़रीदना चाहते हो या फिर ख़रीदने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो जो ये मेरी पूरी की पूरी वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जितने भी आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं लैपटॉप ख़रीदते टाइम आप देखते हो CPU आपका क्या होता है, फिर आप देखते हो कोर देखते हो, जनरेशन देखते हो, और बहुत सारे जो टर्म्स आप देखते हो जैसे SSD वगैरह, HDD, ये सारी चीज़ें। तो हम बहुत ही डिटेल में सारी की सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके इनके बारे में सीखने वाले हैं। और इसके बाद से जब आपको सारी की सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, सारा नॉलेज आपको हो जाएगा, तो उसके बाद से जो है आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा आपके बजट के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को जो है आप एंड तक पूरा देखना, जिससे कि आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ को मिस ना करो जिससे कि आप गलत जो है लैपटॉप परचेज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो है हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पर जो है थिंग्स टू कंसिडर वाइल बाइंग ए लैपटॉप। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसके बारे में आप जो है जो भी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख रखी है वो आप पढ़ सकते हो। और जो है डॉक्यूमेंट के एंड में मैं कुछ जो है ऐसे लैपटॉप जो कि आपके लिए अच्छे हैं, एक आपके जो है प्राइस रेंज में लाइक 20 to 30 के रेंज में कौन से लैपटॉप आप जो है कंसिडर कर सकते हो। फिर ऐसे ही आप 30 से 40 50 इस तरह से जो आपके अलग अलग जो रेंज आएंगे उनके लैपटॉप्स को मैं कुछ यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट अभी जो है हम वीडियो को, आप वीडियो में बने रहो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। तो सबसे पहले थिंग्स टू कंसिडर वाइल बाइंग ए लैपटॉप। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप जो किस लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि लैपटॉप की जो प्राइस होती है ना, वो यार आपकी 15 से 20,000 से लेकर के आप लाखों में जाती है। तो जब तक कि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं कि आप किस लिए लैपटॉप ले रहे हो, तब तक जो है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आप जनरल पर्पज़ के लिए लैपटॉप लेते हो तो वो एक डिफरेंट आपका प्राइस रेंज में आएगा। अगर आप कोडिंग के लिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के लिए लेते हो, या फिर आपका जो वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D रेंडरिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप लेते हो तो इसके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी प्राइस रेंज में जो है लैपटॉप फॉल करेंगे, तो उनको जो है आपको चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि डोंट बाय क्रोमबुक्स और लैपटॉप्स विथ इंटेल, पेंटियम या फिर सेलेरॉन। तो ये जो है आपके जो क्रोमबुक्स होते हैं वो जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं यार उनके। आप जो है, मैंने कभी यूज तो नहीं किया है, बट उनकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह होती है वो मैंने देख रखी है। उसमें जो मेमोरी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर SSD या HDD होती है, काइंड ऑफ जो है 512 MB होती है, सॉरी GB होती है, या फिर जो है आपका 1 TB होती है, काइंड ऑफ इस तरह से मिलती है। बट जो क्रोमबुक्स वगैरह होते हैं उसमें 64 GB मिलती है। वो एक काइंड ऑफ जो है आपका एक मोबाइल फ़ोन की तरह से होता है, तो उसको आपको ख़रीदने के लिए जो है ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आप कभी भी बाई मत करना अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तब। और जो लैपटॉप आपके इंटेल, पेंटियम वगैरह, सेलेरॉन वगैरह होते हैं, ये जो काफ़ी आउटडेटेड हैं, पुराने आपके जो है यहाँ पर प्रोसेसर हैं, तो इनको भी आप बाई ना करें। इसके वजह थोड़े से पैसे और लगा करके आप जो है अच्छे प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका डोंट बाई i3 प्रोसेसर हैविंग वेरी ओल्ड जनरेशन। तो अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है कि ये i3 प्रोसेसर क्या है, जनरेशन क्या है, तो आप जो है इस चीज़ को बस एक लाइन की तरह से आप अपने माइंड में अभी रख सकते हो कि ये जो है हमें i3 प्रोसेसर ओल्ड जनरेशन का नहीं खरीदना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हमेशा जो रेटिंग और रिव्यू उनके जो है आप जिस भी साइट से खरीद रहे हो, अदर जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप जहाँ से भी परचेज करो या वहाँ से नहीं भी परचेज करो, आप वहाँ पर जा कर के रिव्यू और उनकी रेटिंग को देख सकते हो कि क्या क्या जो इश्यूज़ जो भी कस्टमर उन्होंने फेस किया है, जो भी लोगों ने उसको बाई किया है, और क्या जो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एक लैपटॉप हमें ख़रीदना होता है तो उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उनको जो हमें कंसिडर करना होता है। सबसे पहले आपका होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर आपका आता है AMD। ये AMD आपकी एक कंपनी, इंटेल ऐसा ही है, इंटेल भी आपकी एक कंपनी है जो कि आपके प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो दो आपके लीडिंग कंपनी है प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में, AMD और इंटेल। दूसरा आपका आता है कि आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो हम बोलते हैं SSD होगा या फिर जो HDD, ठीक है। तो ये जो है इसमें से कौन सा आपका होना चाहिए, और आपकी जो है रैम कितनी होगी, 4 GB होगी, 8 GB होगी या फिर 16 GB होगी। तो
तो ये चीज़ आपका यहाँ पर कंसिडर करना होगा कि क्या जो है आपका काम है, कितना आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जो है आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है चीज़ों के बारे में, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड होगा या फिर आपका डेडिकेटेड होगा। नेक्स्ट डिस्प्ले 14 इंच या फिर 15.6 इंच, यहाँ पर मैंने 15 इंच लिखा है, तो 15 इंच आई डोंट थिंक कि ये आता होगा, तो यहाँ पर 15.6 इंच आता है, तो वो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। फिर आपका बैटरी लाइफ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कीबोर्ड क्वालिटी, यूएसबी पोर्ट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, डिजाइन एंड बिल्ड, वेट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रोसेसर आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि यार ये जो है मैं बहुत ही डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो है यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फील्ड से नहीं होंगे, तो उनको जो है उनको भी ये चीज़ समझानी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। इसी लेवल पर मैं सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस बंदे को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है वो भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक तरह का जो आपका यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि ये जो एक काइंड ऑफ जो आपका होता है, जैसे हमारी एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक ब्रेन है जो कि क्या करता है, सारी चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रोसेस करता है, फिर हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है सिग्नल देता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, इनके थ्रू जो है हम इनपुट लेते हैं, और हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनको प्रोसेस करके हमारे जैसे हाथों से क्या करना है, अभी मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से मेरा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करके चीज़ों को एज ए आउटपुट यहाँ पर जो है जो सिग्नल दे रहा है कि आपको ये चीज़ें बोलनी है। तो जो हमारा ब्रेन है जैसे कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, उसी तरह से जो है आपको जो सीपीयू होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, वो जो है आपके लैपटॉप में वो जो है वही काम करता है, सेम काइंड ऑफ काम करता है। अब यहाँ पर जो आपका प्रोसेसर होता है कुछ अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा रखी है, इस तरह के आपके जो सीपीयू होते हैं वो दिखते हैं, काफ़ी छोटे सीपीयू होते हैं, लाइक काइंड ऑफ इतना जो है बड़े होते हैं सीपीयू, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं सीपीयू आपके, क्योंकि आपको पता है कि यार जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ना वो सारा का सारा ये आपके इतने बड़ा जो चिप है यही चिप सारा का सारे प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका जो है हम जो डिनोट करते हैं या फिर आप जो है बोल सकते हो कि जो पिक्चर बना करके दिखाते हैं अपने आप को समझने के लिए, कुछ इस तरह का करते हैं कि आपका सीपीयू कुछ इस तरह से, बट एक्चुअली आपका सीपीयू इस तरह से होता है, नीचे आपके सारे ये पॉइंट्स होते हैं जो कि कनेक्टर्स होते हैं, आप एक तरह से बोल सकते हैं जैसे हम क्या बोलते हैं प्लग होता है हमारा, प्लग को जो सॉकेट में लगाते हैं तो आपको क्या पता है कि 2 हमारे वहाँ पर पिन निकली होती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है सीपीयू जो हमारा होता है इसमें इतनी सारी पिन्स होती हैं जो कि कनेक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इनपुट की पिन्स होती हैं, कुछ आउटपुट की पिन्स होती हैं। जो इनपुट वाली हमारी पिन होती है वो क्या करती है, इनपुट लेती है, और आउटपुट वाली पिन हमारी आउटपुट देती है। आउटपुट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर जो स्क्रीन पर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या एज ए आउटपुट हमें दिख रहा है कि मैं यहाँ से कुछ सिग्नल दे रहा हूँ, वो जो है जा रहा है सीपीयू के पास, सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमारे यहाँ पर जो शो कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, स्क्रीन पर। तो ये इस तरह का जो हमारा प्रोसेसर होता है। अब जितना जो है ज़्यादा प्रोसेसर आपका जो है पावरफुल होगा उतने जो है ज़्यादा जो है हम हेवी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया कि हमारा जो प्रोसेसर होगा वो जो है जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा जो है हम हैवी टास्क को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर, वो जो है हमारा लैपटॉप उतना पावरफुल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे जो मार्केट में मेनली 2 सीपीयू आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, लीडिंग कंपनीज है। सबसे पहले है इंटेल और दूसरा है आपका AMD, ठीक है। तो इंटेल के जो प्रोसेसर आते हैं वो आपने देखा होगा वो कुछ इस तरह से होते हैं, i3, i5, i7, i9 इस तरह के होते हैं, ठीक है। और जो आपका AMD बनाता है वो बनाता है आपका राइजन 7 इस तरह से करके, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक जो है सिंपल सा रूल है कि जो नंबर जहाँ पर भी नंबर आपको बड़ा दिखेगा वो जो है आपका प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटेल के प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपका जो है नंबर i3 और i5 में अगर मैं पूछूं कौन सा पावरफुल होगा तो आप देख रहे हो कि i5 यानी कि 5 नंबर आपका है, एक ग्रेटर है 3 से, तो आपका जो i5 प्रोसेसर होगा वो जो है ज़्यादा पावरफुल होगा। सेम जो i7 आपका जो i3 और i5 से पावरफुल होगा,
उसी तरह से i9 जो है आपका इन तीनों से पावरफुल होगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका AMD में भी होता है कि Ryzen 5 आपका Ryzen 3 से पावरफुल होगा और Ryzen 7 आपका इन दोनों से पावरफुल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी होते हैं, लाइक अगर जो है आपका अभी i9 सपोज करो चल रहा है, ठीक है। i9 आपका प्रोसेसर मार्केट में लेटेस्ट है, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। तो आपका क्या होगा कि उस जो प्रोसेसर है उसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद से जो वहाँ पर आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो इंटरनली कैसे जो है आपका पूरा का पूरा प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा है सारी चीज़ें, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सके, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए तो जो थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाते हैं उनके लिए क्या होता है कि जनरेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि जनरेशन 7th है, जनरेशन 8th है, जनरेशन 9th है, फिर 10th है, 11th है। तो जो आपके जो थोड़े थोड़े चेंजेस करके आते हैं वो आपके जो है एज ए जनरेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब सेम चीज़ होता है जो आपका जनरेशन 11 का जो प्रोसेसर होगा, लाइक जो है अगर मैं बात करता हूँ i9 का एक प्रोसेसर है वो 10th जनरेशन का है और जो 11th जनरेशन का है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो आपका जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर जो i9 प्रोसेसर 11th जनरेशन का होगा वो जो है 10th जनरेशन से ज़्यादा जो है पावरफुल होगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर समझ में आ गया कि इसमें जो है आपका जनरेशन आता है इंटेल में। सेम जो है इसमें एक अलग अलग तरह के नंबर आते हैं, तो वो जो है यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ थिंग अप्लाई होती है कि आपका जो है जो नंबर जितना बड़ा होगा वहाँ यहाँ पर भी वो जो है प्रोसेसर आपका उतना पावरफुल होगा। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर इंटेल के बारे में देखने को तो मिल जाती हैं कि हमारा जो ये प्रोसेसर है i3 i5 कौन सा जो है इसमें ज़्यादा पावरफुल होगा और कौन सा जो है जनरेशन वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली लोगों को पता होती है, बट राइजन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होती है। तो राइजन के बारे में हम जो है एंड में मैंने लास्ट में एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो राइजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको समझा रखी है, तो वहाँ पर हम फिर देखेंगे कि राइजन के बारे में क्या क्या चीज़ है। बट आपका जो है मोटी मोटा यही है कि आपका जहाँ भी नंबर बड़ा दिखेगा वो आपका जो प्रोसेसर ज़्यादा जो पावरफुल होने वाला है, ठीक है। अब एक जो है लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि यार हमारा जो इंटेल के प्रोसेसर है ना ये बहुत बढ़िया होते हैं, जो AMD के प्रोसेसर है वो बढ़िया नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। आज के टाइम पर जो है AMD भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है, और जो Ryzen 3 है वो कहीं ना कहीं i3 को टक्कर देता है, और जो Ryzen 5 है वो i5 को टक्कर देता है, और जो Ryzen 7 है वो i7 को टक्कर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बजट के मामले में ये जो है जो AMD के प्रोसेसर हैं ये लो बजट में आते हैं, ठीक है। ये आपके जो यही इंटेल के जो प्रोसेसर आते हैं थोड़े से हाई बजट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर आपको जो है अगर सेम i3 मिल रहा है और Ryzen 3 मिल रहा है तो आपको जो है आप देखोगे कि आपका जो Ryzen 3 वाला जो लैपटॉप होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा प्राइस में, ठीक है, अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो इस तरह से जो है आप जो है Ryzen 3 का भी चूज कर सकते हो, कहीं से भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा लैपटॉप, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये जो अच्छा नहीं चलेगा, वो जो है i3 वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप को जो है टक्कर देगा। अब हम बात करते हैं कोर के बारे में, ठीक है। आप जब लैपटॉप देखोगे ना वहाँ पर लिखा होता है डुअल कोर है, क्वाड कोर है या फिर ऑक्टा कोर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते हो जब आप लैपटॉप खरीदते हो, तो ये क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो कोर हमारा एक CPU में कुछ इस तरह से होता है कि सपोज करो हमारा एक CPU पूरा इस तरह से है, तो इसमें क्या होगा आपके छोटे छोटे यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगे होंगे, ठीक है, जो कि इंडिविजुअली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, वर्क करेंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि आपका जो है सपोज करो एक टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो वो टास्क को ये जो है सिंक्रोनाइज करके अलग अलग जो है आप क्या करें, दो अलग अलग कोर भी इस पर वर्क कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह से मैं सबसे सिंपल तरीके से समझो कि हमारे पास एक बड़ा सा CPU है, उस CPU के अंदर क्या है कि हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है CPU हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि ये जो है अलग अलग अपने जो है प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सपोज हमारे यहाँ पर 4 CPU है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड कोर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक CPU है यहाँ पर और इसमें सिर्फ दो जो है कोर, दो अंदर CPU है, तो ये सिर्फ आपका होगा डुअल कोर का CPU होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने ज़्यादा आपके कोर होंगे इसका मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ़ CPUs जो है आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, मिनी प्रोसेसर विद इन द CPU, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जितने ज़्यादा कोर हैं इसका मतलब कि आपके मिनी CPU, ठीक है, मिनी प्रोसेसर उतने ज़्यादा हैं, और वो जो है मल्टीटास्किंग में उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा, अपने जो काम है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से लेकर के समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज करो एक किचन है और उसमें सिर्फ एक शेफ़ जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी चीज़ उसको बनानी होगी तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। सपोज करो कि वो जो है कोई चीज़ जो है चॉप कर रहा है, कोई सब्ज़ी चॉप कर रहा है, तो वही काम करता रहेगा बस, ठीक है। अगर उसको जो कोई और काम करना होगा तो नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर हमारे पास 4 बंदे हों, 4 शेफ़ हों, तो क्या होगा कि अगर कोई चीज़ बनाना होगा तो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली उस चीज़ पर वर्क करके वो जो है काफ़ी कम टाइम में वो जो है वो जो भी खाना पकाना होगा आपको पका सकते हैं, ठीक है। सपोज करो ये जो है इधर कोई सब्ज़ी चॉप कर रहा है, कोई इधर कुछ और काम कर रहा है, उसी चीज़ को बनाने के लिए कोई एक बंदा जो इधर काम कर रहा है, तो चारों बंदे सेम चीज़ पर काम कर रहे हैं तो वो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि आपका कोर क्या होता है। अब यहाँ पर आपका आता है कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी आपका एक हाई स्पीड की वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी है जो कि डेटा एक्सेस और प्रोसेसर और प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख तो रखी है, बट इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जब हमारा जो CPU होता है ना, सपोज करो कि इसमें जो है डुअल कोर का CPU है, जो आपका CPU होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आपका यहाँ पर होता है 3 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, या फिर 2.7 गीगाहर्ट्ज़, तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब गीगाहर्ट्ज़ का मतलब 10⁹ हर्ट्ज़, यानी कि एक सेकेंड में। इसका कहने का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में ये जो है 2.7 इंटू 10⁹ इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोसेस कर सकता है वो CPU, ठीक है। अभी हम बताएंगे। जैसे देखो, इंस्ट्रक्शन जब मैं बोलता हूँ तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके काम होते हैं ना, सारे के सारे काम क्या होते हैं, एज ए इंस्ट्रक्शन हमारे CPU के पास जाते हैं, ठीक है। इसको मैं और एक चीज़ समझाऊँ तो आप समझ सकते हो कि जितने भी आपका, जैसे सपोज करो कोई आप वीडियो एडिट कर लिया आपने, उसको रेंडर करना है, ठीक है। उसको जो आपको रेंडर करना है, तो अब क्या होगा कि वो एक बड़ा टास्क है। अब उस टास्क को सपोज करो कि जो CPU है वो छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर ले रहा है। तो ऐसे ही अगर 2.7 इंटू 10⁹ अगर सब टास्क हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, तो उन टास्क को कंप्लीट करने में, इतना ज़्यादा टास्क को कंप्लीट करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगाएगा CPU। मतलब सोच सकते हो कितना फास्ट है CPU। तो हमारी मेमोरी जो होती है, जो हमारी रैम हो गई या रैम हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि CPU को बहुत ही फास्ट रेट पर डेटा चाहिए होता है। तो CPU के इतना फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, ये आपकी KB में होगी या फिर 1 से 2 MB की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जितने हमारे डेटा जो कि CPU फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है डेटा को, ठीक है, उन सारे डेटा को क्या करता है, कैश मेमोरी में रख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं कि इन रियल लाइफ हम क्या करते हैं कि हमारे जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको हम अपने पॉकेट में रखते हैं। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा जो फ़ोन होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा जो हमारे कहीं ना कभी हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पॉकेट में डालते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम जो अपने ट्रॉली बैग में या फिर जो हमारा पिट्ठू बैग है उसमें डालते हैं, ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि यार हमें क्या है कि बार बार उसको जो है यूज करना है, फ्रिक्वेंटली यूज करना है। तो इसीलिए इसी तरह से हमारा क्या होता है, CPU जो होता है, जो डेटा काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको जो है कैश मेमोरी में रख देता है, जिससे कि वो पास में होता है। और ये जो है, जैसे इसमें भी आपकी कैश मेमोरी होती है L1 लेवल की, L2 लेवल की, L3 लेवल की। जो L1 लेवल की होती है वो तो इसी पर होती है, जो हमारा ये जो चिप होती है इसी पर होती है। और ये आई थिंक जो है KB में होती है मोस्टली, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 या 2 MB का, मतलब कि बहुत ही स्मॉल होती है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वही इसमें स्टोर किया जाता है। फिर उससे लेसर इम्पोर्टेंट डेटा L2 में स्टोर होता है, फिर उससे भी लेसर डेटा L3 में स्टोर होता है। और जो जितना जो है पास में जो है मेमोरी है, जैसे L1 होती है सबसे फास्ट मेमोरी होती है, फिर से उससे स्लो L2 होती है, उससे स्लो L3 होती है। और इसी तरह से इनका जो साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर मान लो कि L2 हो गई 1 MB की, तो L3 हो जाएगी आपका 2 MB 3 MB इस तरह की होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैश मेमोरी हमारी क्या होती है। यानी कि अगर आपकी कैश मेमोरी ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, जो CPU है उसको जो है ज़्यादा डेटा रख सकता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। तो आपकी प्रोसेसिंग उतनी जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो होगा वो इन्हांस हो जाएगी।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैश मेमोरी क्या है, और यहाँ पर डुअल कोर, क्वाड कोर है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी मैं आपको सारा का सारा एक पिक्टोरियल ग्राफ बना करके दिखा दूंगा कि कैसे जो वर्क करता है हाई लेवल पे, बट अभी जो है सारी चीज़ें एक बार समझ लेते हैं। फिर आपका आता है जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरेशन के बारे में, सेम चीज़ यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि जो माइक्रो आर्किटेक्चर है इसमें जब भी थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है तो हमारा जो है एक नया जनरेशन के तौर पे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और ये सिर्फ जो आपका इंटेल के प्रोसेसर में ही होता है। और इसके वजह से CPU स्पीड, आपकी CPU स्पीड यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड होती है, अब सेम चीज़ जो है आपका इंस्ट्रक्शन कितने तेज़ी से यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। अब एक चीज़ और है कि जितनी ज़्यादा CPU स्पीड होगी वो जो है CPU उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि वो जो CPU है 1 सेकंड में उतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ CPU स्पीड आपका जो मैटर नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर आपके कंबाइन होकर के एक जो है पूरा का पूरा जो लैपटॉप है उसको पावरफुल बनाते हैं। तो वही हम चीज़ें 1 बाय 1 करके देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं एक लैपटॉप के परफॉर्मेंस को। अब एक आता है आपका जो है H सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं इंटेल के, और एक U सीरीज़ का प्रोसेसर होते हैं। तो जो H सीरीज़ वाले प्रोसेसर आपके आते हैं वो गेमिंग के लिए मेनली यूज होते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो गेमिंग होता है आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके गेमिंग वाले लैपटॉप है काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो जो गेमिंग के प्रोसेसर होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको समझ में आ गया कि जब हमारा जो है H सीरीज़ का जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू U सीरीज़। तो जो हमारे U सीरीज़ का प्रोसेसर होते हैं वो जो हमारे नॉर्मल यूज के लिए यूज होते हैं, लाइक अगर हमें नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना हो गया, नॉर्मल जो हमें गेमिंग करनी हो गई, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो U सीरीज़ का प्रोसेसर यहाँ पर जो है ले सकते हैं। बट जो है अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है या फिर आपको जो है हाई एंड वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, तो आपको S सीरीज़ के प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यार स्टोरेज की। तो स्टोरेज हमारा देखो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस चीज़ पर हम जाने से पहले दो चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो एक हमारा दो तरह की स्टोरेज अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें से एक है आपका SSD जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और सेकंड आपका होता है HDD। ठीक है, तो यहाँ पर जो SSD आपका जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एक इस तरह का होता है जैसे आप जो देखते हो ना, आप चिप देखते हो। ठीक है, चिप बोलो या फिर जो है आप बोलो कि आपके SD कार्ड होते हैं, आपका क्या होता है वो उस तरह की होती है। ठीक है, SSD उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारा HDD होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे एक कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक CD है, वो क्या करती है, रोटेट करती है, और उस पर एक जो है यहाँ पर हमारा एक ऐसे जो है यहाँ पर आर्म लगी होती है। ठीक है, एक आर्म होती है और यहाँ पर एक हेड होता है जो कि क्या करता है, रीड राइट हेड होता है हमारा। तो ये क्या करता है, जो हमारी जो CD है वो जो मूव कर रही है, तो ये क्या करता है, एक ऐसे जो हेड लगा हुआ है वो जहाँ से भी जब भी जो भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी जो ड्राइव है ना, जो CD है, वो क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर जो मूवेबल होने की वजह से ये जो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है और इसकी एक कहीं ना कहीं स्पीड लिमिट आ जाती है कि ये जो है कितने स्पीड तक मैक्सिमम रन कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। बट जब आपकी SSD होती है वो उसमें सारा का सारा काम जो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से होता है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और इसी वजह से जो आज के टाइम पर जो SSD को प्रेफर किया जाता है। लेकिन जो है अभी आप सोचोगे कि आखिरकार जो है इतना ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है, तो इससे मैं बोलूँगा कि आपका जो लैपटॉप है ना उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाती है। किस तरह से इम्प्रूव होती है इसको अभी हम समझते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन जो है अभी एक दो चीज़ें और समझो कि आपकी जो है SSD जो है थोड़ी सी महंगी पड़ती है HDD के कंपैरिजन में, बट जो है आपका SSD लेना वर्थ इट होता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा रैम है, तो रैम के बारे में भी हम यहीं पर समझ लेंगे कि रैम का क्या जो है यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात करता हूँ कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो किस तरह से ओपन होता है। अब देखो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी।
तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी रैम, प्राइमरी मेमोरी, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेन मेमोरी। दूसरी आपकी होती है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यही होती है आपकी SSD या फिर HDD। ये जो है आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। सबसे स्लो जो आपकी होती है वो होती है आपकी HDD, उससे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी SSD, उससे ज़्यादा फास्ट होती है आपकी रैम, उससे ज़्यादा आपकी फास्ट होती है L3 कैश मेमोरी, उससे ज़्यादा फास्ट आपकी होती है L2 कैश मेमोरी, और उससे ज़्यादा फास्ट होती है L1 कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होता है। अब जो है आपका रैम होता है, ये सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन करते हो तो उस टाइम पर आपका जो प्रोग्राम सेव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है आपकी SSD में या फिर आपकी HDD में, वो वहाँ से उठ करके आपका आता है रैम में, और रैम में आपका लोड हो जाता है। जब तक आप उस प्रोग्राम को यूज करते हो तब तक वो रैम में पड़ा रहता है, आप वहाँ से यूज करते हो, ठीक है। जैसे ही आप उस प्रोग्राम को क्लोज करते हो, रैम क्या करता है, उस पूरे का पूरे जो प्रोग्राम है उसको यहाँ से जितना भी आपका डेटा है प्रोग्राम का, उसको यहाँ से इरेज कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप प्रोग्राम को ओपन करते हो तो आपका जो है प्रोग्राम SSD या HDD से उठ करके रैम में लोड होता है, और यहाँ से सारा का सारा काम होता है। उसी तरह से आपका क्या होता है कि जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का आपका प्रोग्राम होता है, जो कि आपकी HDD या फिर आपकी SSD में इंस्टॉल्ड रहता है। और जैसे ही आपका जो है जब ज़रूरत पड़ती है, जब आप लैपटॉप को ओपन करते हो तो वो जो है वहाँ से उठ करके आपके रैम में होकर आकर के लोड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं काफ़ी ज़्यादा डीप आपको नहीं बता रहा हूँ कि बायोस वगैरह कैसे लोड होता है, बायोस कैसे वर्क करता है, आपका सिस्टम चेक कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा और बहुत से लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। तो जो आपका जो मोटी मोटा है कि यहाँ पर जो है किस तरह से आपका एक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपका जितना भी आप जो है एप्लीकेशन यूज करोगे, सारा का सारा एप्लीकेशन कहाँ पर आकर के लोड होगा, रैम में आकर के लोड होगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि यार रैम बढ़ाओ, ठीक है। आपको ज़्यादा अगर एक साथ में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपका रैम जो है ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 4 GB का रैम यूज करता हूँ तो उस पर कुछ लिमिटेड ही एप्लीकेशन में एक साथ में रन कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू 8 GB रैम, और उसी तरह से मैं 16 GB रैम पर और ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ में यूज कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो है यहाँ पर आपका आता है जो SSD और HDD, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि यार हमारा जो है ये प्रोग्राम जो है ना उठ करके HDD से रैम में आएगा या फिर SSD से रैम में आएगा। अब सपोज करो कि आपका जो SSD है या फिर HDD है बहुत स्लो है, यानी कि जो आपका जो प्रोग्राम है वो उसका जो डेटा है वो रैम तक सेंड करने में सपोज़ 2-3 मिनट ले लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो लोड होगा, यानी कि रैम में जब तक आएगा वो टाइम आपका जो है तब तक प्रोग्राम नहीं खुलेगा। तो वही जो आपका होता है लोडिंग टाइम होता है, और इसीलिए जो है हम SSD यूज करते हैं जिससे कि हमारा क्या हो, यहाँ पर स्पीड फास्ट हो, हमारा जो प्रोग्राम है SSD से उठ करके रैम में तुरंत का तुरंत लोड हो जाए, यानी कि हम उस एप्लीकेशन को तुरंत यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये इसीलिए जो है सेम रीज़न होता है कि जब आप ऑपरेटिंग जैसे कि अगर आपका विंडोज़ 10 आपका सपोज करो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम HDD में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ओपन होने में एक लैपटॉप को, क्योंकि वो क्या होता है कि लैपटॉप ओपन करोगे तो सारा चीज़ तो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है HDD में वो उठ करके आपका रैम में लोड होगा, और रैम में लोड होने के टाइम पे क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, और उसकी वजह से आपका लैपटॉप जो 5 मिनट 10 मिनट तक ले सकता है आपका सिस्टम को ओपन करने में। वहीं पर आपका जो SSD लगे हुए लैपटॉप होते हैं 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड में आपके ओपन हो जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपका जो है लैपटॉप जब SSD के साथ में होता है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और यहीं पर जो है थोड़ा सा हम और इस चीज़ को बताएं तो हमारा जो रैम के बाद से यहाँ पर हमारे होती है L3 कैश यहाँ पर लगी होती है, यहाँ पर L2 कैश लगी होती है, ठीक है। और हमने बताया था कि L1 कैश आपकी इसी बोर्ड पर होती है। तो आपका इसी तरह से जो आपका सीक्वेंस होता है यहाँ पर रहता है। और आपका जो है CPU आपका क्या करता है, डेटा लेता है रैम से, मेनली डेटा रैम से लेता है, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वो आपका L3 L2 और L1 कैश में स्टोर कर देता है, तो यहाँ से भी डेटा है एक्सेस करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से मेरे आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है यहाँ पर सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है,
आपका L3, L2, L1 कैसे या फिर CPU वगैरह कैसे वर्क करता है। अब एक चीज़ और बता दूं कि यार जब भी आपको स्टोरेज SSD लगवाना हो तो कम से कम 256 GB का SSD लगवाओ। इससे ऊपर जा सकते हो बट 128 GB का SSD मत लगाओ, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आपकी फुल हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रैम पर। तो रैम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है मिनिमम आज के टाइम पर 8 GB रैम रिकमेंडेड है, उससे ऊपर जा सकते हो। 4 GB रैम में आप जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है आपका रैम जो होता है DDR यानी रैम होता है, डबल डेटा रेट होता है, ये जो लेटेस्ट में चल रहा है। तो इसमें जो आपके दो आते हैं, दो तरह के, DDR4 और DDR5। इसमें से जो है मोस्टली अभी आपको देखने को मिलेगा DDR4, बट इसकी स्पीड स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू DDR5। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो है बहुत सारे जितने लैपटॉप हैं उनके जो आर्किटेक्चर है, जो उनका जो है वहाँ पर स्लॉट वगैरह दिया रहता है, वो एज फॉर द DDR4 दिया होता है। DDR5 का बहुत ही कम आपको मिलेगा। तो इसीलिए जो है आपका DDR4 मोस्टली लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा, DDR5 जो है आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका जो DDR4 में मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको ले सकते हो। और अगर आप जो रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो मदरबोर्ड है वो आपका रैम अपग्रेडेशन के लिए जो है, या फिर जो आपका रैम के जो जनरेशन है उसके लिए आपका जो है कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर आपका आता है ग्राफिक्स कार्ड। अब जो ग्राफिक्स कार्ड का क्या मतलब होता है, अब देखो जो आपका CPU होता है ना, वो नॉर्मल आपकी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आपके जितने विजुअल इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या एक विजुअल इफेक्ट है। इसके लिए आपकी जो है रेंडरिंग जो की जाती है, जो प्रोसेसिंग की जाती है, वो आपका करता है ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके विजुअल इफेक्ट दिखते हैं, आइकॉन दिखता है, आप वीडियो यहाँ पर प्ले करते हो, वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, सारा का सारा जितना भी जो विजुअल इफेक्ट होता है, सारा का सारा जो प्रोसेसिंग है आपका ग्राफिक्स कार्ड करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके दो तरह के ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। सबसे पहले आपका होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड या फिर शेयर्ड ग्राफिक्स कार्ड। अब इसका मतलब क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि यार जो है आपका जो यहाँ पर जो है, जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पास एक CPU है, वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा, GPU होगा। ठीक है, और GPU आपका कुछ इस तरह से होगा कि इसमें जो है आपका अलग से चिप लगी होगी। इसके लिए जो है यहाँ पर VRAM होगा। VRAM का मतलब कि वीडियो रैम होता है। ठीक है, जिसको वीडियो मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका अलग इसके लिए फ़ैन लगा होता है कि आपका जो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो हीट ना हो ज़्यादा। आपका यहाँ पर इनपुट आउटपुट यहाँ पर पोर्ट वगैरह लगे होते हैं। तो ये आपका होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होता है। ये चीज़ समझ में आ गया कि आपका जो अलग से सब कुछ रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर CPU हो गया, ऐसे ही आपका यहाँ पर GPU होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि आपके CPU के साथ में ही यहीं पर आपके इसी चिप पर जो है आपका GPU भी होता है। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो ये हो गया कि आपका इंटीग्रेटेड का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेट होगा या फिर आपका शेयर्ड होता है। तो इस CPU के साथ में ही यहाँ पर ये शेयर्ड होता है, जो आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है। अब जो अच्छा कौन सा होता है, ये चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा लेना हमें अच्छा रहेगा। तो देखो, लेना तो आपके लिए अच्छा होता है GPU, लेकिन अगेन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो। ठीक है, अगर सपोज करो आपका जो है सिर्फ पर्पज़ है कि आपको सिंपल ब्राउजिंग करनी है, आपको डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल वगैरह करना है, तो उसके लिए आपका ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल भी काम का नहीं है। कोई मतलब नहीं इस पर पैसा फूकने, क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा आपका महंगा होता है। अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो आपका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है लैपटॉप का। ठीक है, वहीं पर जो आपका इंटीग्रेटेड जो आपका आता है, ये जो है आपके बहुत सारे काम कर देता है। मोस्टली वर्क नॉर्मल वर्क होता है, सारा का सारा काम आपका कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप है i5 है, इंटेल i5 प्रोसेसर, और यहाँ पर जो है 2 GB यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, वो सारा का सारा काम एकदम स्मूथली कर देता है। तो आपको जो है जैसे इतने सारे ये वीडियो एडिटिंग हो गई, नॉर्मल जो वीडियो एडिटिंग हो गई, नॉर्मल गेमिंग हो गए, सारे काम जो है आपका ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड कर देता है। ठीक है, अगर आपको जो है 3D रेंडरिंग हो गई, या फिर जो आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई एंड आपको जो वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, वहाँ पर आपके लिए जो है GPU अलग से डेडिकेटेड यहाँ पर चाहिए होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि आप जो है कौन से सिनेरियो में आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है।
नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर है ग्राफिक्स कार्ड वर्सेस जीपीयू, यानी कि आपका जो है जीपीयू का मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आपका सीपीयू होता है वैसे आपका जीपीयू है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो ग्राफिक्स कार्ड होता है और जीपीयू होता है वो इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ग्राफिक्स कार्ड की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया था कि आपका ये जो दिख रहा है ना, जिसमें कि आपका एक चिप होगी, आपके इसके साथ में कुछ रैम लगी होगी, आपके यहाँ पर फ़ैन लगा होगा, इनपुट आउटपुट यहाँ पर पोर्ट लगे होंगे, वो आपका होता है ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, और जो आपका जीपीयू होता है वो जो सिंगल सी एक आपकी जो है चिप लगी होगी वो आपका जीपीयू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जीपीयू आपका क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड आपका क्या होता है। अब जो है यहाँ पर अगर आपको कंपैरिजन करना होगा कि कौन सा जीपीयू आपके लिए बेस्ट होगा या फिर कौन सा जीपीयू आपके लिए पावरफुल है, तो आपको सिंपल सा जो है गूगल कर लेना होगा कि जो है दिस जीपीयू वर्सेस दिस जीपीयू, आपको सारे के सारे कंपैरिजन वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ़ यू वांट टू कंपेयर जीपीयू फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर देन कंसिडर ए कॉमन रूल, हायर नंबर मीन्स बेटर वन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलता है जीपीयू के भी केस में कि अगर जो उसकी नंबरिंग जो नेमिंग कन्वेंशन है उसमें अगर जो नंबर है वो हायर है तो आपका जो जीपीयू होगा वो जो है आपका ज़्यादा पावरफुल होगा। अब नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स मीन्स बेटर ग्राफिक्स, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज चीपर, डेडिकेटेड ग्राफिक्स बेटर फॉर गेमिंग। तो सेम चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है क्यों है, और वाई यूनिट डेडिकेटेड ग्राफिक्स, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो कि आपको कब जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर आपका जो शेयर्ड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले। तब देखो जो है डिस्प्ले हमारा एक तरह का ऐसा चीज़ है कि यार हमारा जो लैपटॉप के साथ में वर्क करने का जो एक एक्सपीरियंस है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें देखना होता है स्क्रीन साइज़। तो स्क्रीन साइज़ आपको जो है कौन सा लेना है, 14 इंच का लेना है या फिर 15.6 इंच का लेना है, या फिर कौन सा कितना लंबा आपका जो है जो स्क्रीन साइज़ होना चाहिए। तो ये टोटली आपका डिपेंड करेगा कि आप जो वर्क क्या करना चाहते हो। सपोज आपको मल्टीटास्किंग आपको जो है यहाँ पर है, या फिर वीडियो एडिटिंग काइंड ऑफ थिंग आप जो है अपने लैपटॉप पर करना चाहते हो, तो आपका जो है स्क्रीन साइज़ जितना बड़ा होगा वो जो है आप उतने आसानी से वहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसी चीज़ें करनी हो जहाँ पर आपका स्क्रीन साइज़ उतना मैटर नहीं करेगा तो आप जो है लोअर साइज़ में जा सकते हो, जिससे कि आपका क्या है कि पोर्टेबल रहेगा, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो आसानी से। फिर आपका आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है कि यार आपका जो है ना स्क्रीन है वो स्क्रीन पर क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको दिखाते हो वो जो है बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स में होती है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज़ आप देखते हो, कोई इमेज वगैरह देखते हो, तो क्या होता है छोटे छोटे वो आपके पिक्सल से मिल करके बनी होती है। इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप क्या करते हो, जब आप कोई भी फ़ोटो आप फ़ोन में क्लिक करते हो उसको आप जूम करो, आप जूम करते हो तो आप देखते हो तो कहीं ना कहीं से आप जो है फटने लगता है, बोलते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है पिक्सल्स तक जब पहुंचने लगते हो तो क्या होता है कि अब जो है एक दूसरे से एक एक पिक्सल आप जो जब उसके पास में आता है तो आपको लगता है कि यार फ़ोटो फट रही है। तो वही होता है आपका जो भी चीज़ आप देखते हो क्या होता है छोटे छोटे पिक्सल्स के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। और वही चीज़ है कि अगर आपको जो है रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें जो है ये जो भी स्क्रीन साइज है उसमें उतने ज़्यादा आपके पिक्सल्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपका जो फुल एचडी होता है ये जो है जनरली हम कंसीडर करते हैं कि ठीक है हमारा ये जो है सारा काम कर लेगा। और 4K आपका रिजोल्यूशन आपका होता है। तो आपका जो है अगर जो बजट है अलाउ कर रहा है 4K तो आप उसमें जा सकते हो, अदरवाइज आपका जो फुल एचडी होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मोस्टली हम लोग ये जो है फुल एचडी वाला ही लेते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पिक्सल्स होंगे उतना जो है आपकी क्लियर इमेज दिखेगी, जो भी आपका विजुअल इफेक्ट है वो उतना ज़्यादा क्लियर और शार्पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि रेजोल्यूशन हमारा जो है क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। तो बहुत से लोगों को यार एक चीज़ डाउट हो सकता है कि रिफ्रेश रेट हमारा ये होता है, जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आपका रिफ्रेश दिख रहा है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये रिफ्रेश रेट है, बट ये रिफ्रेश रेट नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश रेट हमारा होता है कि जैसे हमारा जो स्क्रीन है ये
हर एक एक सेकंड में जो है ये क्या हो रहा है कि बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है क्या हो रहा है, ये जो भी हमारे यहाँ पर दिख रहा है सारी चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। एक तरह से अब जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि यार जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज होती है, तो उसके वजह से आपको पता है कि हमारा जो बल्ब होता है क्या होता है 60 बार जो है एक सेकंड में जलता है और बुझता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको क्या पता होगा, लेकिन आपको वो चीज़ दिखता नहीं क्योंकि वो जो है एक सेकंड में 60 बार जो है जल रहा है, बुझ रहा है, तो इतना फास्ट होता है कि हमें वो पता नहीं चलता है। उसी तरह से जो हमारी स्क्रीन है ये भी जो है इस पर कंटेंट आता है फिर इरेज होता है, आता है कंटेंट फिर इरेज होता है, इस तरह से आप चीज़ को समझ सकते हो। और यहाँ पर जो आपका रिफ्रेश रेट होता है वो आपका 60 हर्ट्ज में भी आता है, 120 हर्ट्ज में आता है, आपका 144, इस तरह से अलग अलग आपके जो है यहाँ पर हर्ट्ज जो होते हैं, ठीक है। तो इसका रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है कि अगर 120 हर्ट्ज दिया है इसका मतलब कि आपकी जो स्क्रीन पर जो भी कंटेंट है वो एक सेकंड में 120 बार जो है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर 144 हर्ट्ज है तो इसका मतलब कि एक सेकंड में वो जो है कंटेंट 144 टाइम्स जो है वहाँ पर नया कंटेंट आया, इरेज हुआ, नया आया, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका रिफ्रेश रेट कहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखो जैसे कि बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर क्या होता है कि आप जैसे भागते हो या फिर कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जहाँ पर जो है आप काफ़ी तेज़ी से चीज़ें कर रहे हो, और आप देखते हो कि क्या होता है हमारा जैसे जैसे हम गेम में आगे बढ़ते हैं, या फिर सपोज करो कि मैं रनिंग कर रहा हूँ गेम में, हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो हमारा जितने भी इन्वायरमेंट होता है वो जैसे पेड़ हो गए, क्लाउड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली हमारा क्या होता है चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अगर सपोज करो कि रिफ्रेश रेट हमारा कम होगा तो हमारा जो कंटेंट है, जो स्क्रीन पर कंटेंट है वो काफ़ी स्लो जो है यहाँ पर आपका जो अपडेट होगा, ठीक है। तो जब अपडेट स्लो होगा तो हमारा जो है वो गेम क्या करेगी, एक तरह से लैग करेगी, वो हमारी गेम में हमें जो है उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसलिए जो गेमिंग वाले जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ना उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हायर रिफ्रेश रेट हमें मिले, ठीक है। जैसे आप फ़ोन में भी देखते हो तो हमें क्या ट्राई करते हैं कि हमें रिफ्रेश रेट हायर रिफ्रेश रेट हो, जिससे कि हमें गेम्स वगैरह खेलने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो हमें जो है रिफ्रेश रेट एटलीस्ट 120 हर्ट्स का रहे तो काफ़ी बेटर है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे ऊपर आप जाओगे तो और अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वीडियो प्लेबैक या फिर वीडियो गेमिंग वगैरह हो गया, सारी चीज़ों के लिए। अब जो हमारा 60 हर्ट्स का जो रिफ्रेश रेट होता है वो जो है हमारा नॉर्मल डेली लाइफ जो भी हमारे टास्क होते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है गेमिंग वगैरह करना है तो आप जो 120 हर्ट्स मिनिमम आपका जो है रिफ्रेश रेट रहना चाहिए। तो आपको जो यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए लैपटॉप लेना है तो मिनिमम 120 हर्ट्स या फिर उससे अबव, अगर आपका नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह या फिर नॉर्मल टास्क है तो आप जो है 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राइटनेस। तो यार ब्राइटनेस जो है हमारी सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जैसे हम आउटडोर में अगर हम अपने लैपटॉप को यूज करना चाहते हैं या फिर ऐसी कंडीशन जहाँ पर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में जो हमारा ब्राइटनेस हमें अच्छा खासा चाहिए होता है। और जो ब्राइटनेस होती है हमारी जो है उसके मेजर करने की जो यूनिट है वो निट्स होती है, इसलिए जो है हमारी मिनिमम हम क्या कंसीडर करते हैं 300 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो रिकमेंडेड होती है, ठीक है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 300 निट्स, उससे ऊपर रहेगी तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप आउटडोर वगैरह में वर्क करना चाहते हो तो वहाँ पर जो आपका लैपटॉप की ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन आपका ऑप्शनल हो सकता है, अगर सपोज करो कि आपको जो है यार ये टोटली आपके ऊपर है कि आप टच स्क्रीन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। टच स्क्रीन में आप लेते हो तो आपका जो प्राइस उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है बैटरी लाइफ। देखो बैटरी लाइफ मैटर तब करती है जैसे कि हमें जो है पावर बैकअप हमें नहीं है तो वहाँ पर हमें जो है कितने टाइम्स तक उस लैपटॉप को यूज कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है आपका mAh या फिर वाट आवर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि हमारा जो है सपोज करो कि 6000 mAh की बैटरी है। सबसे पहले आज के टाइम पर हमारी जो बैटरी जो होती है लिथियम आयन बैटरी है जो कि बेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें जो बैटरी है वो जो है लिथियम आयन है कि नहीं, क्योंकि ये जो है कम कॉम्पैक्ट होती है और ज़्यादा जो है आपका पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद से हमें देखना होता है कि कितनी उसकी कैपेसिटी आपके दो टर्म्स में मेजर की जाती है, mAh यानी कि मिली एम्पियर आवर, और दूसरा आपका होता है WH यानी कि वाट आवर होता है।
mAh का मतलब जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 6000 mAh की आपकी बैटरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 6000 मिली एम्पियर की करंट कॉन्टीन्यूसली ड्रॉ करता हूँ अपने लैपटॉप में, तो हमारी जो बैटरी है वो 1 घंटे तक चलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज करो कि मैंने 6000 बोला, अगर मैं बोलता हूँ कि 3000 mAh सॉरी 3000 मिली एम्पियर की करंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो हमारा जो है लैपटॉप उस हिसाब से 2 घंटे चलेगा। यहाँ पर मैं उस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर सपोज करो कि 6000 mAh की बैटरी है मेरे पास, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 6000 मिली एम्पियर में करंट ड्रॉ करता हूँ कॉन्टीन्यूसली, 1 घंटे तक मेरी जो है बैटरी चलने वाली। इसी तरह से अगर मैं 3000 मिली एम्पियर की करंट ड्रॉ करता हूँ तो 2 घंटे तक मेरी बैटरी चलेगी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो बाकी सारी चीज़ें। उसी तरह से हमारा होता है वाट आवर। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो है 60 वाट आवर का जो वो है बैटरी है, तो इसका मतलब होगा अगर मैंने 60 वाट जो है पावर कंज्यूम किया तो वो बैटरी मेरी 1 आवर 1 घंटे तक चलेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने 30 वाट पावर जो कंज्यूम किया तो 2 घंटे तक बैटरी चलेगी। तो आप जो है ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये बैटरी का आपको जो है लाइफ का मतलब कि एक बार चार्ज करने पर कितना देर तक चलेगी, थ्योरेटिकली आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी कि रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसिडर करो यार कि रिमूवेबल हो, क्योंकि हमारा क्या होता है बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें लैपटॉप की बैटरी जो है निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को या फिर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे लैपटॉप जो है कम्प्लीटली हैंग हो गया था, तो उस टाइम पर मेरे को जो है अपने लैपटॉप की बैटरी निकालनी पड़ी थी। तो आपकी रिमूवेबल बैटरी हो तो वो जो है एक प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट है आपकी बैटरी लाइफ जो है एक बार यानी कि चार्ज करने के बाद से कितनी देर तक चलेगी, ये कम्प्लीटली आपके जो है जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं कितना पावर कंज्यूम कर रही हैं उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है, आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन कितना है, आप गेमिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर सिंपल टास्क के लिए यूज कर रहे हो, और जो है आपके जो लैपटॉप है उसमें कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है आपके जो बैटरी की जो लाइफ है, यानी कि एक बार चार्ज करने के बाद कितनी देर तक चलेगी, वो यहाँ पर डिटरमाइन करती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है अपने लैपटॉप पर जब विंडोज़ 10 यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम टाइम लेता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी काफ़ी पुराना हो गया, तो काफ़ी कम, जैसे 1 से 2 घंटे तक चलती है बैटरी। बट वहीं अगर मैं लिनक्स यूज करता हूँ इस पर, तो वो जो है उसकी जो बैटरी लाइफ है वो जो है बढ़ जाती है, 3 घंटे 4 घंटे तक चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा जो पावर है कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड क्वालिटी। अब नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि यार आपका जो है कीबोर्ड किस तरह का होना चाहिए, कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे एक मेन चीज़ है कि आपके कीबोर्ड में जो बटन्स है ना, उनके जो स्ट्रोक यानी कि जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, अप डाउन जो होता है, वो काफ़ी जो स्मूथ हो। ऐसा ना हो कि बटन बीच में जा करके रुक जा रही हो। और आपको जो है ट्राई कर लेना चाहिए आप जो है उस पर कम्फर्टेबल हो, उस पर टाइपिंग वगैरह करने में। सेकंड आपका आता है कि आपके जो कीबोर्ड जो है बैकलिट होना चाहिए, जिससे कि आप अंधेरे में भी उससे काम कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है USB। तो आप USB में जा सकते हो। जैसे आपका जो है 3 तरह के अभी तक USB आपके आते हैं, मेनली 2.0, 3.0 और टाइप C। तो आपका जो प्रेफर्ड USB होना चाहिए 3.0 और टाइप C का। आपका जो 2.0 मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है 3.0 और जो है आपका टाइप C ज़रूर होना चाहिए, या फिर आपका जो USB 3, मतलब एटलीस्ट जो है 3.0 या फिर टाइप C होना चाहिए उसमें। और आपको जो है मल्टीपल पोर्ट्स मिलने चाहिए, ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी प्लस पॉइंट आप मान सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, होना ही चाहिए। फिर आपका जो है बिल्ड क्वालिटी, ये आप देखो इसमें क्या होगा कि आपका बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें जो है आपका जो बॉडी है लैपटॉप की, वो जो मेटल बॉडी होगी तब भी वो अच्छी बात है। उसमें एल्यूमिनियम अलॉय से अगर बनी है तो वो जो है लाइट वेट होगा, या फिर जो कार्बन फाइबर का होगा तो भी वो लाइट वेट होगा, जिससे कि वो जो है काफ़ी आपका ड्यूरेबल होगा वो आपका लैपटॉप की जो बॉडी होगी। नेक्स्ट है आपका वेट। तो आपका वेट जो है अगर कम होगा तो काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल होगा, आप उसको आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो। अगेन नेक्स्ट चीज़ है, ये सारी चीज़ हम देखने के बाद से हमारा मेन चीज़ यही है कि आपका जो है क्या नीड्स है और क्या बजट है, वो आपका जो डिटरमाइन करेगा कि आप जो है
कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो है राइजन के बारे में, जो हमारा AMD प्रोसेसर होते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर रखा है। तो अगेन जो है सबसे जो है ऊपर से आपको समझ लेना है कि जहाँ पर भी आपका नंबर नेमिंग कन्वेंशन में नंबर बड़ा होगा, वो जो है आपका प्रोसेसर उतना ही आपका पावरफुल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइजन 3 इसमें जो है क्लास की बात करता हूँ, तो इसमें अगर 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर है और आपका एक 2000 सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो आपका ऑब्वियसली 3000 बड़ा है, तो आपका जो 3000 सीरीज़ का जो प्रोसेसर होगा वो जो है पावरफुल होगा। ऐसे ही आपका जो है राइजन 5, राइजन 7। अब एक जो है इसमें एक और प्रोसेसर है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, ये है आपका थ्रेड रीपर। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड का प्रोसेसर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो अगर आपको जो है उस तरह की चीज़ों के लिए ज़रूरत है, काफ़ी हाई एंड आपको कोई टास्क करना है, तब आप इसमें जा सकते हो। लेकिन ये जो है उतना ही ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि आपका जो है 64 कोर्स, इसमें ये 64 कोर्स तक ये जो है प्रोसेसर आता है। समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा इसमें कोर्स होंगे। ठीक है, ये जो है अप टू मैंने लिख रखा है, यानी कि इसमें आपके कम कोर्स भी आएंगे, बट जो है मैक्सिमम 64 कोर का प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एट योर बजट। तो अंडर 30,000 आपका जो है काफ़ी जनरली हम जो यूज करते हैं जनरल, जैसे कि एप्लीकेशन लाइक स्काइप हो गया, आपका जूम हो गया, और जैसे आप जो है क्रोम यूज करते हो, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। वो सारी चीज़ें नॉर्मल टास्क के लिए आप इसका जो है यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका अंडर 30,000 लैपटॉप आएगा। अब जो है इसमें आपका ऐसा नहीं है कि गेमिंग नहीं होगा, जो आपके लो एंड गेम्स होते हैं या फिर लो एंड आपके जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह होगी, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट वही है, कुछ चीज़ें होंगी आपकी नहीं चलेंगी, कुछ चलेंगी। तो वो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी है कौन कौन, जैसे कि लो एंड गेमिंग वगैरह का। ठीक है, तो ये आपका अंडर 30,000 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 30 to 50, इसमें आपको लो एंड गेमिंग मिल जाती है। आपका अगेन जो है जो आपके ऑल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है बिल्कुल यहाँ पर चलेंगे। आपका जो है लो से मॉडरेट वीडियो एडिटिंग भी आप आराम से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और आपका जो है 50,000 से 70,000 में जो आपका आता है हाई एंड, जो गेमिंग वगैरह हो गया, आपका हाई एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, ये सारे काम आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी। सपोज आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो सकता है इसको रीड करना। तो यहाँ पर क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो आपको अगर इंस्टॉल करना है, आपको यूज करना है अपने लैपटॉप पर, तो आपको जो है एटलीस्ट मिनिमम जो 4 GB रैम की ज़रूरत होगी। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, 8 GB रैम। रिकमेंडेड का मतलब कि इसमें जो है 8 GB रैम में वो जो है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी जो स्मूथ चलेगा। 4 GB रैम पर ऐसा होगा कि यार चल रहा है नहीं चल रहा है, कभी हैंग करेगा, ऐसे होगा। ठीक है, आपका जो है कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 7 भी सपोर्ट करता है, विंडोज़ 7 सपोर्ट करता है, विंडोज़ 8 भी करता है, विंडोज़ 10 भी करता है। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल यार 11 भी करेगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखा है 64 बिट में। अब आपकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमारे SSD या फिर HDD जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो डिस्क स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मिनिमम जो है 2 GB, बट जो 4 GB रिकमेंडेड है। ऐसे ही आपका JetBrains PyCharm हो गया या फिर IntelliJ IDE वगैरह हो गई, इन सारे के लिए कितना जो है आपका रैम और कितना आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। फिर ऐसे ही आप अदर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ जो है हाई रिसोर्स कंज्यूम करने वाले सॉफ्टवेयर इसीलिए मेंशन कर रखा है कि आपको जो आइडिया लग जाए। अब यार जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम नहीं करते हैं, तो बिल्कुल जो ऐसे लैपटॉप पर वो आसानी से ही चल जाएंगे, जहाँ पर जो हमारे ये हाई एंड जो प्रोसेसर एप्लीकेशंस है ये रन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सम अदर टिप्स, अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जस्ट फाइंड अ गुड लैपटॉप एंड बाई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। डोंट गो इनटू एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार हमारे पास क्या होता है ना कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है उतने ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज़ आप जो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जो है उनके पास में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, किसको लेना है। ठीक है, तो आपको जो है जस्ट फाइंड आउट करो कौन सा आपके लिए बेस्ट लैपटॉप है, आपके लिए सूटेबल है, उसको आप बाई कर लो।
क्योंकि एट द एंड जब आप बाई कर लोगे, अगर वो लैपटॉप आपके हिसाब से अच्छा है, आप जो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे और बाद में आप ये नहीं सोचोगे यार कि मुझे ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए था, ये वाला लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है। नेक्स्ट है AMD गिव्स बेटर वैल्यू फॉर प्राइस कंपेयर टू इंटेल। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटेल के भी प्रोसेसर अच्छे होते हैं और यहाँ पर जो है ये बजट में काफ़ी, मतलब कि एज कम्पेयर टू इंटेल थोड़े कम होते हैं। तो ये जो है आप अगर कम आपका बजट है तो AMD के प्रोसेसर आप जो है देख सकते हो, ये भी अच्छे होते हैं। सी द अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस, सी इफ़ यू कैन ऐड रैम एंड SSD नाउ और लेटर टू मैच दिस द स्पेक यूनिट। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी लैपटॉप लो, सपोज करो आपने लैपटॉप लिया, उसमें जो है आपका 8 GB रैम ऑलरेडी लगी हुई है, तो आप लैपटॉप लेते समय ये चीज़ ज़रूर कंसीडर करो, देखो कि उसमें जो है रैम अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन है कि नहीं है, अलग से एक स्लॉट दिया हो कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपको आज 8 GB रैम की ज़रूरत है, आप जो है 8 GB में आपका सारा काम चल रहा है, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है कि आपको 16 GB रैम की ज़रूरत पड़े, तो आप जो है लैपटॉप नहीं चेंज करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ आप रैम को बढ़ाना है, तो यार लैपटॉप क्यों चेंज करें हम। तो यहाँ पर जो है हम रैम अपग्रेडेबिलिटी वाला ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताता हूँ, मेरे लैपटॉप में जो है अपग्रेड करने का ऑप्शन था, 2 स्लॉट थे 8 GB के रैम के। तो सब स्टार्टिंग में मेरे पास 8 GB का था लैपटॉप, मेरा सब काम हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद से मेरे को लगा कि यार मेरा जो वीडियो एडिटिंग वगैरह है, मल्टीटास्किंग जो काम है, जो मल्टीटास्किंग था मेरा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने रैम बढ़ाने के लिए अलग से 8 GB रैम बढ़वा लिया, जो मेरा स्लॉट खाली था। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। और आपका जो है SSD अगर आपको लगवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है जो लैपटॉप है उसमें जो है आप जो है SSD को अपग्रेड करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोज करो आप एक ऐसा लैपटॉप ले रहे हो जिसमें HDD लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका उसमें जो है सपोज करो CD ड्राइव है, सब पहले के लैपटॉप में आता था साइड में CD ड्राइव होता था, आप क्या करो CD ड्राइव निकलवा करके वहाँ पर आप जो है जो HDD थी उसको फिट करवा दो, और आपका जो है SSD एक अलग से आप लगवा सकते हो। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में लगवा रखा है, मेरे लैपटॉप में क्या है, एक HDD है 1 TB का और 256 GB का मेरे पास SSD भी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मेरा जो CD ड्राइव था, जो साइड में रहता था CD ड्राइव, उसको मैंने निकलवा दिया और उसकी जगह पर मैंने HDD को डलवा दिया और एक मैंने SSD भी लगवा दिया इसमें। ठीक है, तो अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन ज़रूर रखना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मेटॉलिक बॉडी इज़ बेटर एज वियर एंड टीयर इज स्लो। तो मेटॉलिक बॉडी यार आपको मैंने बोला था कि यार ये थोड़ा सा अच्छा है कि अगर आपका कहीं गिरता है लैपटॉप तो टूटेगा नहीं जल्दी। नेक्स्ट है चेक प्राइस एट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। नेक्स्ट वन, चूज ए ब्रांड विथ गुड सर्विसेबिलिटी। ठीक है, तो यार ऐसे ब्रांड को ज़रूर चूज करो जो जिसकी सर्विस अच्छी हो, अदरवाइज जो है आप जो है परेशान हो जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको जो है ठीक करवाने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेवर बाई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि आपका जो मान लो कि 5,000 या 7,000 थोड़ा बहुत ही कम होता है रिफर्बिश्ड वाले लैपटॉप में, लेकिन उसमें जो हो सकता है कोई मेजर इशू हो और आपको स्टार्टिंग में ना पता चले तो आपका जो हो सकता है कि पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए डोंट गो फॉर रिफर्बिश्ड, बाई ए न्यू लैपटॉप बाई एडिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, फिर उसका से लास्ट में है कि मैंने कुछ आपके लिए लैपटॉप यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। ये जो है मैंने पिछली साल ऐड किया था, बट इस वाले डॉक्यूमेंट को मैं अगेन जो है आपका अपडेट कर दूंगा। तो अगेन जो है आप इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो और आपका जो प्राइस रेंज है लाइक 30 to 40, 20 to 30, आपके जो भी प्राइस रेंज है उसमें आप अपने अलग अलग लैपटॉप को देख सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा उसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा A to Z गाइड ऑन हाउ टू बाई ए लैपटॉप। और इसके बाद से आई होप कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार कि कौन सा लैपटॉप लेना है। तो यार वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट एनीवेज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।